हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का ही पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस सूत्र, ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। दर्पण पढ़े थे, प्रिज्म पढ़े थे, मानव नेत्र पढ़े थे, दृष्टि दोष पढ़े थे और हम लोग पढ़े थे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़े थे। तो वो सब था किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों को पढ़ना है व्यतिकरण पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत पढ़ना है, तरंगाग्र पढ़ना है, वेवफ्रंट पढ़ना है और प्रकाश का ध्रुवण पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को कवर करना है। तो जैसा कि स्टार्ट करने चल रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में हमें पहले तरंग के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग तरंग के बारे में इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन, वेव क्या है और वेव का समीकरण क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सीखेंगे और उसमें अलग अलग टर्म क्या है ये सब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो उसके बाद हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो किनारा छोड़े बिना बाढ़ भी समंदर हो नहीं सकता, बिना बहे तो पानी भी लहर हो नहीं सकता, जूझना पड़ता है जमाने से जंग जीतने को और बिना कुछ किए तो कोई सिकंदर हो नहीं सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेव। कॉपी और पेन लेकर बैठिए, नोट बनाना शुरू कर दीजिए। आपको इंट्रोडक्शन समझना है वेव के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेव। तरंग या और शुद्ध भाषा में कहा जाए तो क्या है, लहर। वेव क्या है, तो वेव जो है वह विक्षोभ या हलचल है। तरंग है क्या, वह विक्षोभ या हलचल, डिस्टरबेंस। क्या है, वह विक्षोभ या हलचल जो किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ता है और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वेव। वह विक्षोभ या हलचल जो किसी माध्यम में एक नियत चाल से चलता है और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, क्या कहलाता है, तरंग, लहर। बात समझ में आई। एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में जो हेल्प करता है वो कौन होता है, वेव। और वेव करता क्या है, माध्यम के कणों को गतिमान कर देता है। माध्यम में जो भी कण इधर उधर घूम रहे हैं तो जब वेव जाकर उनसे टकराती है तो उनको गतिमान कर देता है, उनको एनर्जी देता है, वो आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई। अब मैकेनिकल वेव कई तरह की होती हैं। तो हम लोगों को बस केवल उतना इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ना है जितना कि वेव ऑप्टिक्स में जरूरी है। जब हम 11th का वेव पढ़ेंगे तो उसमें फुल डिटेल में पढ़ना है। प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, यांत्रिक तरंगे, सभी को हम लोग कवर करेंगे फुल डिटेल में वहां पर। तो यहां पर हम लोगों को जो तरंग पढ़नी है, तो वैज्ञानिक हाइगेन्स साहब ने बताया था कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है, प्रकाश जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अनुदैर्घ्य तरंग में अनुदैर्घ्य तरंग में जो तरंग संचरण की दिशा होती है, जो कंपन होता है वो तरंग संचरण की दिशा में ही होता है। अनुदैर्घ्य तरंगे वह तरंगे होती हैं जिसमें कंपन जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में ही होते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे जो हम बोल रहे हैं
ये भी बात तरंगों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। तो ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। तो अपने हाइगेंस साहब ने, हाइगेंस अंकल ने क्या माना था कि लाइट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बाद में वैज्ञानिक आए फ्रेनल, उन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, बल्कि कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। तो किस वैज्ञानिक ने बताया? वैज्ञानिक फ्रेनल ने। अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है, इसमें कंपन जो होते हैं तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। जैसे पानी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, रस्सी में इस तरह से, ठीक है, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, ये सब तरंगे कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और ये प्रैक्टिकली सिद्ध भी किया गया है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग में हम अभी बात करेंगे क्या क्या बनता है। अनुदैर्घ्य तरंग में बनता है संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन बनता है। और इसमें बनता है श्रृंग और गर्त। क्या बनता है? श्रृंग और गर्त बनता है। संपीड़न माने जहां अणु पास पास हो वहां संपीड़न, जहां अणु दूर दूर हो वहां विरलन। श्रृंग का मतलब ऊंचाई, गर्त का मतलब निचला हिस्सा। बात समझ में आई? अच्छा, बाद में यह भी पता चला कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बताने वाले, ये सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक, ये बताने वाले वैज्ञानिक हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। बात समझ में आई? तो तरंग के बारे में कुछ समझ में आया। 11th का जब हम लोग वेव पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा आप लोगों की जानकारी पुख्ता होगी। तो आइए इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं, अब स्पेशली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की, ठीक है। तो अब समझते हैं तरंग का समीकरण क्या है। तरंग का समीकरण, इक्वेशन ऑफ वेव। तो ऐसे तो तरंग के कई समीकरण होते हैं, साइन के भी फॉर्म में होता है और कॉस के भी फॉर्म में होता है। तो लेकिन जो हम लोगों को तरंग का समीकरण यूज करना रहेगा वेव ऑप्टिक्स में, वो इस तरह से कुछ रहेगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह से ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। यहां पर अब बहुत अच्छे से समझना है y क्या है। तो y है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। y क्या है? विस्थापन है। a क्या है? आयाम है, एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मान होता है 2 पाई एफ। एफ है फ्रीक्वेंसी या 2 पाई बाई टी। टी है आवर्तकाल। टी क्या है? समय है, टाइम है। टी क्या है? समय है, टाइम। और फिर क्या यहां पर के क्या है? तो ये नियतांक है, तरंग नियतांक भी कह सकते हो। यक्स क्या है? दूरी है, तरंग द्वारा तय की गई दूरी है। और साइन के आगे जो लिखा है पूरा टर्म ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरा टर्म क्या है? ये है कला, फेज। क्या है? कला। कला मीन्स कोण भी कह सकते हो, कला या कोण, या कला को हम लोग फेज को स्थिति भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो सारे टर्म समझ में आए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चित्र बनाते हैं और यहाँ समझते हैं। ये है अपना कोई वेव, ये भी क्या है? विस्थापन। ये विस्थापन, ये विस्थापन, ये सब क्या है? विस्थापन है। इस हाफ साइकिल में ढेर सारे विस्थापन की हाइट क्या हो रही है? ढेर सारे विस्थापन मिल रहे हैं और विस्थापन की हाइट भी बदल रही है। ये है विस्थापन, ये है विस्थापन, सब विस्थापन। अब इसी विस्थापन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक विस्थापन जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो विस्थापन तो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी। यहाँ विस्थापन जीरो है, विस्थापन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर एक समय मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा विस्थापन, फिर जीरो होगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। अब यहाँ पर ये सारे के सारे जो सारी हाइटें हैं वो सब क्या है? विस्थापन है।
लेकिन इसी में जो अधिकतम विस्थापन है दैट इज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है एक हाफ साइकिल का, वही क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड, आयाम कहलाता है। बात समझ में आई? यहां पर क्या है? ये कला है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो कला है। यहाँ कोण होता है 0, यहाँ पर होता है π/2 माने 90 डिग्री की कला हो जाती है। और जब यहाँ 90 अंश मान रख दोगे तो साइन 90 का मान मैक्सिमम हो जाएगा और उस समय विस्थापन जो होगा आयाम के बराबर हो जाएगा। यहाँ 0 रख दोगे या 180 रख दोगे तो आयाम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विस्थापन भी 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट होता है 180, ये वाला पॉइंट होता है फिर 270 यानी 3π/2, ये वाला पॉइंट होता है 2π। ऐसे π/2 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 जोड़ते जाओ, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग फेज हम लोगों को मिलता रहेगा। यक्स क्या है? दूरी। तो दूरी भी तय कर रही है तरंग, ठीक है। ये वेव क्या कर रही है? दूरी भी तय कर रही है, तो यक्स हो जाएगी क्या? दूरी हो जाएगी। के क्या है? नियतांक है। बात समझ में आई? तो ये सब समझ में आ गया। यहां पर एक्स अक्ष पर क्या है? कला। वाई अक्ष पर क्या है? विस्थापन। और अधिकतम विस्थापन क्या है? आयाम है, ठीक है। अब क्या यहां पर जरा देख लो, एक चक्कर, ये एक चक्कर, ये फिर दूसरा कंपन या दूसरा चक्कर। एक कंपन के समय को बोलते हैं आवर्तकाल, या एक चक्कर के समय को बोलते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और अगर कोई तरंग एक सेकंड में जितने कंपन खटाखट कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? कोई तरंग एक सेकंड में जितने कंपन, अगर कोई तरंग 2 सेकंड में 12 कंपन कर रहा है तो उसकी आवृत्ति कितनी है? 6, क्योंकि आवृत्ति का डिफिनीशन है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितने कंपन कोई भी तरंग करता है उसे ही उसकी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो तरंग का समीकरण इस तरह से रहेगा, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। इसमें सारे टर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आयाम क्या है? अधिकतम विस्थापन। y क्या है? विस्थापन है। विस्थापन 0 से लेकर a तक कुछ भी हो सकता है। इधर क्या है? x अक्ष पर क्या है? तो x अक्ष पर है पूरा कला। क्या है? कला, फेज। कभी कभी समय के भी पद में ये मान दिया रहता है, यहाँ 0, यहाँ पर t/4, यहाँ t/2, यहाँ 3t/4, यहाँ पर t। तो एक चक्कर का समय t हो गया, कैपिटल T। एक चक्कर का समय आवर्तकाल कहलाता है। तो 0, t/4, t/2, 3t/4, t। हर बार t/4 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 जोड़ते जाओ, अलग अलग पोजीशन मिलता जाएगा। बात समझ में आई? तो ये है तरंग। अब यहां पर ये वाला हिस्सा है श्रृंग, ये है श्रृंग, ये है तरंग का श्रृंग। और निचला वाला हिस्सा ये जो है ये क्या है? गर्त। श्रृंग श्रृंग श्रृंग, गर्त गर्त गर्त। तो श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, ये अनुप्रस्थ तरंग में बनता है। तरंग बढ़ रही है आगे, तरंग बढ़ रही है आगे और कंपन हो रहा है ऊपर नीचे लंबवत। तो यही है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव का। अब दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की ये जो दूरी है, यानी क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच का ये जो दूरी है, इसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। और प्रकाश भी तरंग है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, एंगस्ट्रॉम की कोट की होती है, इसीलिए हमें लाइट सीधी रेखा में दिखाई देता है। बात समझ में आई? लेकिन पानी की जो तरंगे होती हैं वो हमें हलचल दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ी होती है, सेंटीमीटर में होती है, मीटर में होती है। मीटर में नहीं होती है फिलहाल, लेकिन समुद्र की जो लहरें होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य मीटर में भी होती है। बात समझ में आई? तो ये है लैम्डा है क्या? तरंग दैर्ध्य। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। बात समझ में आई?
तरंग दूरी भी तय कर रहा है, तरंग में कला भी है। अब मान लो दो तरंगों में हमें कंपैरिजन करना है, तो एक तरंग इस तरह से भी लिखा जा सकता है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। एक मिनट देख लें आ रहा है कि नहीं। हाँ, तरंग को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अगर एक तरंग अपनी ये है और एक तरंग का समीकरण ये है, तो इन दोनों तरंगों में क्या अंतर है? इतना और इतना हिस्सा तो कॉमन है, लेकिन ये जो फाई है इसमें फाई एक्स्ट्रा है, माइनस भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो अगर एक तरंग का समीकरण ये है, एक तरंग का समीकरण ये है, तो दोनों में अगर कुछ डिफरेंस जुड़ा है या घटा है, मतलब कुछ जुड़ा है या घटा है, तो उतने का दोनों में क्या कहा जाता है? कलांतर। ये भी कला, ये भी कला, लेकिन दोनों की कलाएं एक ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों तरंगों में क्या है? कुछ ना कुछ कलांतर है। और कितने का कलांतर है? तो वो है फाई। तो फाई हो गया फेज डिफरेंस। क्या हो गया? कलांतर। फाई क्या हो गया? कलांतर। फाई क्या हो गया? कलांतर। हाँ ठीक है, सब कुछ चल रहा है। फाई क्या हो गया? कलांतर। बात समझ में आई? तो ये हो गया तरंग के बारे में, ये सारी बातें हो गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लें तरंग का समीकरण। अब हम लोग इसी में और समझते हैं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा। कलांतर बराबर होता है, कलांतर यानी स्थितियों का अंतर, कोणों का अंतर। क्या होता है? फेज डिफरेंस। साइन के आगे जो भी पूरा टर्म लिखा है वो है कला। और अगर कलांतर कम मिलेगा, जब एक तरंग का कंपैरिजन, एक तरंग की तुलना दूसरे तरंग से करोगे, उसकी फेज से करोगे, कला से करोगे, तब उसमें कुछ अगर जुड़ा है, घटा है, तब कलांतर आएगा। अगर प्लस फाई है तो इसका मतलब ये तरंग अग्रगामी है, लीड कर रही है। माइनस फाई है तो ये तरंग पश्चगामी है, लैग हो रही है। लैग माने पिछड़ रहा है। ठीक है, तो एसी में भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, तो वहां भी इन सब का मतलब प्लस फाई और माइनस फाई का मतलब आप लोग समझे होंगे एसी में। तो कलांतर, कलांतर को लिखते हैं फाई से। तो फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा गुणे पथांतर, और पथांतर को हम लोग डेल्टा एक्स से लिखेंगे। तो यानी फॉर्मूला आ जाएगा कलांतर फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। कलांतर और पथांतर में एक संबंध है। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, वेव लेंथ है। तरंग द्वारा ये है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्घ्य में दो क्रमागत संपीड़नों व दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फिलहाल हम लोगों को डिस्कशन यहाँ नहीं करना है उन सब चीज़ों को। क्या डिफरेंस है, क्या समीकरण होता है, लाप्लास का सूत्र क्या है, न्यूटन का सूत्र क्या है, कहाँ ध्वनि की चाल कितनी होती है, तरंग का सरल आवर्त गति क्या है, तो वो सब फर्स्ट ईयर में हम लोग फुल डिटेल में समझेंगे जब चालू होगा। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखें। ये आ गया फॉर्मूला अपने पास। ठीक है, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2 पाई बाई लेमडा गुणे पथांतर। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब फिर समझेंगे तरंग की तीव्रता होती है एक टर्म, तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो तरंग की तीव्रता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से, और तरंग की जो तीव्रता होती है उस तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी किसी तरंग का आयाम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन जितना अधिक होगा, उस तरंग की तीव्रता यानी वो तरंग उतनी ही अधिक ताकतवर होगी, भयंकर तरंग होगी। बात समझ में आई? तो तीव्रता आई से लिखते हैं इंटेंसिटी, जो होता है आयाम के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती। यहां से अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाएं तो k इंटू कितना? a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर। k है नियतांक। ठीक है, तो कहीं भी अगर के ए स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम तीव्रता के पद में लिख सकते हैं, या आई को के ए स्क्वायर लिख सकते हैं। छोटे मोटे कंपटीशन में भी ये कई बार आया हुआ है। तरंग की तीव्रता
फिर एक चीज और हम लोगों को पढ़ना रहेगा, अध्यारोपण शब्द वेव ऑप्टिक्स में बहुत आएगा। अध्यारोपण, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, दोनों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन क्या है। तो दो या दो से अधिक तरंगों का एक स्थान पर मिलना, दो या दो से अधिक तरंगों का एक स्थान पर मिलना ही क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव या अध्यारोपण कहलाता है। दो तरंगों का या दो से अधिक तरंगों का किसी एक स्थान पर मिलना क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण। तो हम लोग जनरली दो तरंग लेकर चलेंगे जब भी, तो इसीलिए दो तरंग बनाए, तुम्हारा मन करे और भी बना सकते हो। दो या दो से अधिक तरंगों का किसी स्थान पर मिलना क्या कहलाता, अध्यारोपण। अब अध्यारोपण जब होगा तो जो तरंग नई तरंग बनेगी उसको बोलेंगे परिणामी तरंग। कौन सी तरंग, परिणामी तरंग। जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी बिंदु पर मिलेंगी तो एक नई तरंग जनरेट होगी। अब उस तरंग को हम लोग बोलेंगे परिणामी तरंग। अब वो परिणामी तरंग कितना ताकतवर होगा, उसकी तीव्रता, आयाम, विस्थापन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा इनके मिलाप पर, ये किस तरह से मिल रही हैं। अगर श्रृंग मिल रहा है दो तरंगों का, भले उनकी आयाम और विस्थापन तीव्रता कुछ भी हो, श्रृंग मिल रहा है, गर्त मिल रहा है, श्रृंग मिल रहा है, गर्त श्रृंग मिल रहा है, तो वो दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी। और अगर यानी जो परिणामी तरंग बनेगा वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन एक तरंग का श्रृंग और एक तरंग का गर्त आमने सामने आ गए तो जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, एक दूसरे का अपोज कर देंगे, विरोध करेंगे, तो परिणामी तरंग एकदम उसकी तीव्रता जीरो भी हो सकती है या लगभग जीरो के बराबर भी हो सकती है, यानी वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगी। तो दो या दो से अधिक तरंगों का मिलना ही, दो या दो से अधिक तरंगों का किसी एक बिंदु पर मिलना क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन। बात समझ में आई, सुपरपोजिशन। और तरंग का समीकरण तो अभी देख ही लिए हो, तो ये मान लो इस तरंग का समीकरण है y1 और इस दूसरी तरंग का समीकरण है क्या, y2, और ये जो परिणामी तरंग है इसका विस्थापन समीकरण है y। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो परिणामी तरंग का विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों के विस्थापनों के वेक्टर योग के क्या होगा, बराबर। 3 है तो y3 भी जुड़ जाएगा, 4 है तो y4, ऐसे n है तो प्लस डैश 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 yn। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। बात समझ में आई। दो तरंगे अगर चल रही हैं किसी माध्यम में, उनमें अगर दूरियों का अंतर है तो उसे बोलते हैं पथांतर। अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया। दो या दो से अधिक तरंगे हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जुड़ेंगी, और इसी में पथांतर भी क्या है, अगर दो तरंगे क्या कर रही हैं, आगे पीछे चल रही हैं और एक ही बिंदु से निकली हैं, तो उनमें क्या होगा, दूरियों का अंतर होगा, पथांतर होगा। और पथांतर होगा तो कलांतर भी जरूर होगा। पथांतर जीरो तो कलांतर जीरो। पथांतर, दोनों तरंगों में कोई पथांतर नहीं है, आगे चलती जा रही हैं, तो कलांतर भी उनमें क्या होगा, जीरो होगा। और पथांतर होगा तो कलांतर जरूर होगा। तो ये सब टॉपिक अगर आपको क्लियर है, तरंग का समीकरण, उसमें सब कुछ पहचानते हैं कौन क्या है, हर एक टर्म अगर क्लियर है, तो वेव ऑप्टिक्स आपके लिए एकदम हवा हो जाएगा। तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक आएगा। व्यतकरण, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा। इन सब चीज़ों में हम लोगों को डेरिवेशन करना रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कल से हम लोग शुरू करेंगे इंटरफेरेंस, व्यतकरण, और इसको आप लोग खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसमें इतना ही।